हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फैंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 35, जहां पर हम लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे एज यूजुअल कंटिन्यूटी के साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को। जैसे कि आप सबको बेटा पता ही है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केस होते हैं, केस वन केस टू। तो हमने अपनी क्लास में बेटा ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था केस वन, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर वन भी कर दिया था। मैंने आपको ये जो स्क्रीन में बेटा क्वेश्चन नंबर टू दिख रहा है, आपको ये होमवर्क में दिया था। आई थिंक सो, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने कर लिया होगा। बट अगर किसी बच्चे के कोई डाउट इस क्वेश्चन में रह गए हो तो मैं नहीं चाहता कि वो बच्चा पीछे छूट जाए बेटा, इसलिए आज की क्लास में बेटा हम क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, क्वेश्चन नंबर टू सेज कि एक्स और वाई आपके पास बेटा दो पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इनकी बैलेंस शीट दी गई है बेटा 31 मार्च 2016 को कुछ इस तरीके से कि लाइबिलिटी साइड इन्होंने दिया है बेटा सन्डे क्रेडिटर्स 25,000। हमें कुछ सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, तो बेटा ये हमारी लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व दिया है बेटा, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया। टोटल मिला के कितने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकते हैं? 4, जो हमें लाइबिलिटी साइड शो होते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रॉफिट हैं जो ओनर्स के बीच में बंटने चाहिए थे बट नहीं बटे, बिजनेस ने ही अपने पास रखे हैं। क्योंकि बिजनेस को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई सर्टेन एक्सपेंस या फ्यूचर में कोई ग्रोथ हमें करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो इसलिए बिजनेस बेटा इन प्रॉफिट्स को बचा के रखती है, इनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोला जाता है। टोटल मिला के 4 प्रॉफिट होते हैं। पहला पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, चौथा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमें दिख रहा है बेटा जनरल रिजर्व, हमें इस प्रॉफिट का कुछ नहीं करना बेटा। हमें ये प्रॉफिट ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देना है ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो हम इस प्रॉफिट को हम अपने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बस बात खत्म। ठीक है, इतना ही है। कैपिटल दिया है बेटा एक्स और वाई का, तो कैपिटल एक्स की है 75,000, वाई की है 62,000, टोटल करके बांट दिया है 1,37,000। ओनर बिजनेस में बेटा जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है। ये पैसा कहाँ से आया है? मालिक से। अकाउंट्स में बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन को हम एक नहीं मानते, अलग अलग मानते हैं, इसलिए बिजनेस हमेशा बिजनेसमैन के पैसे को क्या मानती है? अपनी लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड लिखा है। कैसेट बैंक एसेट साइड में बेटा हमारे पास 5,000 है, यानी हमारा बैंक बैलेंस जो है वो है 5,000 रुपीज। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश वगैरह से हुई तो इट मीन्स वो बैंक से की जाएगी, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस है, हम मोस्टली ट्रांजेक्शन बैंक से करते हैं। सन्डी डेटर यानी एक ऐसे कस्टमर जिनसे मुझे पेमेंट रिसीव करनी है। मैंने इन कस्टमर को बेटा सामान बेचा होगा बट अभी तक इन्होंने हमें पेमेंट दी नहीं है, तो मुझे इनसे पेमेंट लेनी है। दैट इज माई एसेट एंड दैट इज नोन एज सन्डी डेटर्स। ठीक है, स्टॉक हमें दिया गया है बेटा अनसोल्ड गुड्स, ऐसा गुड्स जो अभी तक जो बिक जाना चाहिए था बट बिका नहीं, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि ये ईयर एंड में हमें दिख रहा है, तो ये बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, तो ये एसेट साइड हमें शो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट भी दी है बेटा 8,000 रुपीज के, लाइक हमने किसी कंपनी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या बैंक में एफडी वगैरह करा दी होगी, या कहीं भी एक्स वाई जेड एरियाज में हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा, और इस पैसे से हमें क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अवर एसेट, तो हमने एसेट साइड इसको शो कर रखा है। टाइपराइटर बेटा ये एक तरीके का मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें डॉक्यूमेंट टाइप करने में हेल्प करता है। सो ये हमारा एसेट है मेरे बच्चे, तो हमने इसको एसेट साइड शो किया है। फिर बेटा मैंने वेरियस फिक्स एसेट के नाम ना देकर बेटा एक सिंगल हैंडेड नेम दे दिया फिक्स एसेट, जिसकी कीमत है 1,37,000। अब इसके अंदर लैंड भी हो सकता था, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता था, बट बेटा बोलते हैं ना कि अलग अलग ना लिखकर एक सिंगल हेड के अंदर ही मैंने आपको फिक्स एसेट दे दिया 1,37,000। बैलेंस शीट का टोटल है बेटा 1,80,000। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में लिखा है कि हम जेड को एडमिट कर रहे हैं इनटू द पार्टनरशिप ऑन द सेम डेट। सेम डेट बोला जाए तो 31 मार्च 2016 को, इन कुछ शर्तों में यानी टर्म्स में। पहला तो यह है कि जेड अपने साथ 40,000 रुपए की कैपिटल लेकर आएंगे, क्योंकि बिजनेस उनको बिजनेस के अंदर 1/4 शेयर दे रही है प्रॉफिट में, यानी आगे कल के दिन जब भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी तो बिजनेस जेड को 1/4 का क्या देगी? हिस्सा देगी, क्योंकि वो एज अ ओनर की तरह आ रहे हैं। अब 1/4 का हिस्सा दे रहे हैं, तो ओनर जब आ रहे हैं एज अ जेड, तो वो अपने साथ कुछ कैपिटल भी लेकर आएंगे जिसकी अमाउंट है 40,000, क्योंकि उन्हें एज अ ओनर बोलते हैं ना कि बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 40,000 रुपए वो कैपिटल के ला रहे हैं। पर जेड सिर्फ अपने साथ बेटा
कैपिटल ही नहीं लाएंगे बेटा, वो कुछ गुडविल का पैसा भी लाएंगे। मैंने आपको बेटा प्रायर लेक्चर में भी बोला है कि जेड के आने से, नए पार्टनर के आने से बेटा ओल्ड पार्टनर को नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। जो आज तक एफर्ट करे थे बिजनेस में वो एक्स और वाई ने करे थे। आज बिजनेस की जो रेपुटेशन इतनी पीक पे पहुंची है इस बिजनेस की, वो किसकी वजह से पहुंची है? एक्स और वाई की वजह से, ठीक है ना। और आज बिजनेस जो इतना प्रॉफिट कमा पा रही है वो एक्स और वाई के हार्डवर्क की वजह से ही कमा पा रही है। जेड सीधा आएगा, प्रॉफिट को शेयर करना स्टार्ट करेगा, तो वो एक्स और वाई को बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा बेटा। इसलिए एक्स और वाई फर्म को जरूर बोलेंगे कि जब आप जेड को एडमिट कर रहे हो तो उनके आने से हमें नुकसान होगा, प्लीज उनसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट मांगिए गुडविल का, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा जो जेड लाता है, टिपिकली ये किनको दे दिया जाता है? एक्स और वाई को दे दिया जाता है। बट जब ये गुडविल बेटा एक्स और वाई को देंगे, एक्स एंड वाई को देंगे, तो कौन से रेशो में देंगे? उस अनुपात, उस रेशो में देंगे जिस रेशो में एक्स और वाई को नुकसान हो रहा होगा जेड के आने से, ठीक है ना। एक्स को जितना नुकसान हो रहा होगा, वाई को जितना नुकसान हो रहा होगा, उस रेशो में हम एक्स और वाई को गुडविल दे देंगे, जो कौन लेकर आ रहा है? जेड लेकर आ रहा है। अच्छा, एक्स और वाई को गुडविल दी जाएगी, पर उनके हाथ में दी जाएगी कि उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी? तो बेटा जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम एक्स और वाई का, उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। बट आगे लिख दिया हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। बट अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा कि चलो 15,000 की गुडविल जेड ला रहा था, लेट बी सपोज हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा और एक्स के कैपिटल अकाउंट और वाई के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया गुडविल को 10,000 एंड 5,000 से। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में हमने उनको क्रेडिट कर दिया, चढ़ा दिया। हमने कहा कि एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में हमने उन्हें पे कर दिया, बट ये अभी घर लेकर नहीं गए। तो सोचो अगर एक्स और वाई इस गुडविल को घर लेकर जाना चाहते हैं तो क्या लेकर नहीं जा सकते? यस। बट हमारे क्वेश्चन में एक्स और वाई ये गुडविल हाफ लेकर जा रहे हैं। हाफ बोले तो एक्स लेकर जा रहे हैं 5,000, वाई लेकर जा रहा है 2,500। अगर एक्स और वाई को अगर कितनी गुडविल मिल रही है? 10,000 एंड 5,000, ठीक है। तो हाफ हाफ लेकर जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि यही आंसर हो यहाँ पर, ये मैंने बस अपना एक एग्जांपल दिया कि आप समझ पाओ कि अगर एक्स के अकाउंट में हमने 10,000 गुडविल के 10,000 के साथ गुडविल क्रेडिट की है, तो एक्स अपने घर से 5,000 लेकर जा रहा है, यानी हाफ। वाई कितनी लेकर जा रहा है? 5,000 का अगर गुडविल उसका क्रेडिट हुआ है अकाउंट में, तो वो कितना लेकर जा रहा है घर? 2,500 यानी 2,500 रुपए। ये मेरा कहने का मतलब, तो ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। चलो, सी पॉइंट में बोला है कि इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी होगी? 10। पहले बताइए इन्वेस्टमेंट कितना था? 8 का। 8 से इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ चुकी है। तो बताइए आपको एज अ बिजनेस कैसा लगेगा बेटा? बहुत अच्छा लगेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ये फायदा हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेटा क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि हमें फायदा हो रहा। बट जो इन्वेस्टमेंट है हमारा 10,000 का हो गया। आगे इन्होंने लिख दिया कि एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। बट एक्स ने कहा कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तुम लेकर जाते हैं, बट आगे लिख देते ना पेमेंट इन कैश, ठीक है। और पेमेंट इन कैश कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब है एक्स 10,000 के इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहे हैं, बट वो बिजनेस को ठेंगा भर भी कुछ भी नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे क्या बिजनेस चुप रहेगी? नहीं, बिजनेस बोलेगी देखो एक्स, अगर आप एज अ ओनर बिजनेस का एसेट लेकर जा रहे हो और पैसे नहीं दे रहे हो, तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम आपकी कैपिटल को, आपने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कैपिटल लगा रखी है, हम आपकी कैपिटल को ही कम कर देंगे। बोलो, बात समझ में आ गई ना? तो जब बोलते ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर दो, तो वही वाली बात है कि अगर एक्स पैसे नहीं दे रहा तो मत दे भाई, तू ओनर है, तू नहीं दे रहा पैसे, इट्स ओके, बट हम तेरी कैपिटल ही क्या कर देंगे? रिड्यूस, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा, जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना। डी पॉइंट में लिखा है कि टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। आपको अपना टाइपराइटर 20% से घटाना है बेटा। तो सोचो अगर आप अपने एसेट को 20% से डेप्रिशिएट कर दोगे तो आपको तो नुकसान ही होगा ना। और ये नुकसान कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर बोल दिया कि सिर्फ टाइपराइटर ही डेप्रिशिएट नहीं करना, आपको अपना फिक्स एसेट भी डेप्रिशिएट करना है। कितने परसेंट से? 10% से। तो अगर आप अपने फिक्स एसेट 1,37,000 का अगर आप बेटा 10% निकालते हो तो ये आएगा 13,700। यानी आपको अपने फिक्स एसेट को डाउन करना है 13,700 से। और अगर करोगे ऐसा तो बेटा आपको नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान आपका कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। फिर उसके बाद ई पॉइंट पे बेटा हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। बेटा देखो, हर बिजनेस में ऑफिस डिपार्टमेंट होते ही हैं, वहां पर बेटा हमें स्केचेस, पेन,
चार्ट पेपर्स, ठीक है, हमें प्रिंटिंग के पेजेस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि स्टेशनरी का एक हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, और हर बिजनेस अमूमन अपने पास स्टेशनरी का स्टॉक रखती भी है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ना जो 31 मार्च को दिख रहा है बेटा 1000 रुपीज का, ये बिजनेस के लिए एसेट है। पर ये एसेट ना हमने पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड था, ये पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं हो रखा था। नाउ अगर आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को रिकॉर्ड करोगे एज अ एसेट, तो बताइए एज अ बिजनेस को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि एक एसेट आ रहा है बिजनेस के पास। तो ये फायदा हो गया बेटा, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। एफ पॉइंट में लिखा है कि अगर जो कैपिटल है एक्स और वाई की, वो प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं टू दैट जेड, टू दैट ऑफ जेड, जेड की कैपिटल के हिसाब से, और फिर उसको करना चाहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। कहने का मतलब मेरा इन शॉर्ट बेटा यहाँ पर ये है कि जो एक्स और वाई हैं वो अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट यानी बांटना चाहते हैं एज कंपैरिजन टू जेड की कैपिटल से। तो जेड की कैपिटल से कैसे? तो यहाँ से हम जेड की कैपिटल से पहले कंपेयर करेंगे उसका शेयर, कैसे? उसका शेयर को रेसिप्रोकल करके, यानी नए पार्टनर की कैपिटल लेंगे, उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगी पूरे नई फर्म की कैपिटल, जो हमने केस 1 में पढ़ा है, जो कि हम सीख रहे हैं बेटा, है ना। तो नए फर्म की कैपिटल आएगी, उस नई फर्म की कैपिटल को नए रेशो में बांटेंगे, तो एक्स और वाई की कैपिटल ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनेट हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे। अब एक्स और वाई की आएगी एक नई कैपिटल, बट एक्स और वाई की एक पुरानी भी कैपिटल होगी, जिसको हम एडजस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा देखा भी था, एक ऐसी कैपिटल जिसमें हम सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस लेस करते हैं, तो जो फिर कैपिटल बचती है एंड में, हम उसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। तो हमारी जो नई कैपिटल आएगी, हम उसको कंपेयर करेंगे एडजस्टेड कैपिटल के साथ, और देखेंगे कि कौन पैसा लेकर आएगा बाय ब्रिंगिंग, कौन पैसा लेकर आएगा और कौन पैसे को विड्रॉ करेगा यानी लेकर जाएगा, है ना। तो वो क्या तभी हो सकता है जब आप अपनी कैपिटल को क्या कर रहे हो, एडजस्ट। तो एफ पॉइंट से हमें यही समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि जेड को बेस लेकर कर रहे हैं, तो जेड की कैपिटल हमें दी है 40,000। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, और उसी की कैपिटल को बेस लेकर हम नए फर्म की कैपिटल निकाल कर उसको नए रेशो में बांटकर अपने ओल्ड पार्टनर्स की नई कैपिटल निकालते हैं। फिर उसी नई कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन पैसा लाएगा या कौन पैसा लेकर जाएगा, ठीक है। और देखो अगर ये केस 2 होता, लेट भी सपोज, अभी हमने केस 2 किया नहीं, वो अभी हम करेंगे कुछ क्लासेस के बाद, बट अगर यस केस 2 होता, तो फिर ना नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, क्योंकि केस 2 में नए पार्टनर की कैपिटल ही मेंशन नहीं होती, वहां फिर हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस लेते हैं। तो ये बेटा केस 2 था नहीं, है केस 1 था, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर लिखा है प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड, वो जेड को बेस ले रहे हैं। यानी एफ पॉइंट से हर कोई समझ सकता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। और क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल भी दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ से समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 है, जहां पर हम नए पार्टनर की कैपिटल को ही क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। बोलो क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन की डिमांड है जनरल एंट्री करके दिखाएं, प्रिपेयर करें रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। जनरल एंट्री बेटा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस मेन टास्क है कि हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाए। बट यस रिवोल्यूशन अकाउंट से पहले हम कुछ वर्किंग नोट्स ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे पहला वर्किंग नोट किस चीज का बन सकता है? वर्किंग नोट मतलब एक फेयर रफ वर्क, जो आपको आपके मेन क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा। सबसे पहली बात देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया। सर नहीं दिया तो क्या दिक्कत है? आज से पहले भी तो नहीं करते थे बेटा। ऐसा है कि अगर आपको याद हो, जो हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन करा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, वहां पर आपने देखा था कि जब हम नई कैपिटल निकालते तो उसे नए रेशो में बांटते, तो नया रेशो हमें चाहिए होता है। अगर आपने दिया है तो वेरी गुड, और अगर आपने नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ता है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था बेटा, यहाँ पर हमें नया रेशो दे रखा था, तो हमने निकाला नहीं। बट यस यहाँ पर हमें न्यू रेशो दिया नहीं है, तो हमें यहाँ न्यू रेशो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा वर्किंग नोट यहाँ पर होगा बेटा गुडविल के ट्रीटमेंट का। ऑब्वियस सी बात है, जेड गुडविल ला रहा है, तो जेड ये गुडविल किनको देगा, एक्स एंड वाई को। तो एक्स और वाई को जो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी बेटा, कौन से रेशो में करी जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में करी जाएगी, ठीक है। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो की भी नीड है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद हो, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वहां हमें न्यू रेशो दे रखा था, और मैंने आपको प्रो टिप दी थी कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, तो वहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ता है, मैंडेटरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये न्यू रेशो इन्होंने केस
केस 1, केस 2 या केस 3 से निकाला है। केस 1, 2, 3 मतलब बेटा जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने वहां पे देखा था कि न्यू रेशो जब हम पार्टनर्स का निकालते हैं तो 3 मेथड से निकाल सकते हैं। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 1 सिंपल मेथड होता है, मेथड 2 बेटा एक्वायर होता है, मेथड 3 सरेंडर होता है। तो अगर मेथड 1 सिंपल मेथड है तो हमने वहां पर अपना एक स्मार्ट वर्क किया था कि एज पर मेथड 1 आवर ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस, हमारा ओल्ड ही रेशियो सेक्रीफाइस हो जाता है। अगर मेथड नंबर 2 है एक्वायर्ड शेयर तो हमारा एक्वायर मेथड तो हमारा एक्वायर्ड शेयर ही सरेंडर सेक्रीफाइस बन जाता है। और अगर मेथड 3 यानी सरेंडर मेथड है, सरेंडर वर्ड लिखे हुए हैं कई क्वेश्चंस में कि सरेंडर कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर अपना शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो ऐसे में मेरे बच्चे वहां पर हमारा सरेंडर शेयर ही सेक्रीफाइस बनता था। तो कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे कि अगर मैंने न्यू रेशो दे रखा है तो हमें भी नहीं पता कि ये हमने मेथड 1 से कैलकुलेट करा, 2 से, 3 से, हमें नहीं पता भाई किस मेथड से कैलकुलेट करा, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना मैंडेटरी होता है। बट यहाँ पर मेरे बच्चे आज जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं तो यहाँ हमें न्यू रेशो नहीं दिया। अब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो देखो पूरे क्वेश्चन में एक्वायर शेयर नहीं है, सरेंडर शेयर नहीं है, तो मैं मान सकता हूं कि न्यू रेशो निकालने का मेथड 2 अप्लाई नहीं हो रहा, मेथड 3 अप्लाई नहीं हो रहा। तो जब मेथड 2 और मेथड 3 अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी एक्वायर और सरेंडर सब नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर मैं मान लूंगा कि कौन सा मेथड लग रहा है, मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 1 हमारा सिंपल मेथड होता था। अगर आपको याद है, अगर आप मेरे लेक्चर रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा, ठीक है बेटा। तो जो हमारा मेथड नंबर 1 है सिंपल मेथड, वहां पे हमने अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करा था, वहां पे हमने अपनी एक थ्योरी बनाई थी कि एज पर मेथड 1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशो तो उसके बाद अगर हम लेटर ऑन सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं तो वो हमारे ओल्ड रेशो के ही बराबर होता है। तो हमने वहां स्मार्ट वर्क ये डेवलप करा था कि एज पर मेथड 1 आवर ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मेथड 1 ही लग रहा है। अभी आप देखना जब मैं न्यू रेशो निकालूंगा तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग ही निकालूंगा। कोई अगर बच्चा है जिसको मेथड 1, 2, 3 नहीं पता तो प्लीज मेरे प्रायर लेक्चर पढ़ कर आओ, मैंने वहां पे न्यू रेशो निकालना सिखाया है एज पर मेथड 1, 2, 3। बट यहाँ पर बेटा हमारा मेथड 1 अप्लाई हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं एक्वायर सरेंडर गिवन नहीं है। बोलो क्लियर हो गई बात। और एज पर मेथड 1 हमारा स्मार्ट वर्क हमें क्या कहता है कि ओल्ड रेशो हमारा सेक्रीफाइस है। तो यहाँ मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो से बच गया, बट मुझे क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो तो निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जब मैं नई फर्म की कैपिटल निकालूंगा तो उसे नए रेशो में बांटना है। तो नया रेशो में निकालूंगा बट मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो से बच गया। और जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था यहाँ पर हम नए रेशो निकालने से बच गए थे क्योंकि नया रेशो हमें गिवन था, बट हम फंस गए थे सेक्रीफाइसिंग में क्योंकि अगर मैंने आपको नया रेशो दे दिया तो हमें नहीं पता ये मेथड 1, 2, 3 किससे कैलकुलेट किया गया है, इसलिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना मैंडेटरी था। तो आपको याद होगा हमने देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो प्रॉपर तरीके से निकाला था क्योंकि हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन था। बट आज हम सेक्रीफाइसिंग रेशो तो नहीं निकालेंगे क्योंकि ओल्ड रेशो हमारा सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, बट हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ओके चलो ज्यादा बात ना करते हुए सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो तो पहला वर्किंग नोट जो हम बना रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा वर्किंग नोट का ही होगा। और देखो हम यहाँ पे सबसे पहले न्यू रेशो निकाल रहे हैं एज पर मेथड 1। जो न्यू रेशो का हमने मेथड 1 पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं। तो देखो हमारे पास मेथड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो ना यहाँ मेथड 2 लग रहा है ना मेथड 3 लग रहा है, यहाँ लग रहा है मेथड 1। और न्यू रेशो निकालना क्यों पड़ता है, आज तक तो नहीं निकाल रहे थे क्योंकि हमें इन क्वेश्चनों में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। नई फर्म के कैपिटल को नए रेशो में बांटना है तो यू हैव टू नो कि व्हाट विल बी योर न्यू रेशो। दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके दैट्स योर पॉइंट। अब बताइए प्रेजेंटेशन क्या है, सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखते हैं। बताइए ओल्ड रेशो कितना है, 2:1। तो देखो हमने ओल्ड रेशो लिख दिया 2:1। किसको एडमिट कर रहे हैं, जेड को एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, तो हमने 1/4 लिख दिया। फिर हमने लिखा लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। हम यहाँ पे बेटा के जो हमारा मेथड नंबर 1 होता है न्यू रेशो का, हम यहाँ पे सिंपल मेथड जिसे हम कहते थे, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं बेटा कि पूरी फर्म का शेयर कितना है, 1। लेट बी सपोज पूरी फर्म का शेयर कितना है, 1 टाइम, मतलब मान लो ये पूरा एक सर्कल 1 शेयर के बराबर है, एक टुकड़ा है पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो इसके बाद हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। हम कहते हैं कि अगर ये पूरा टुकड़ा फर्म का है 1 तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा। अब रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, इस पूरे एक टुकड़े में बेटा आपने 1/4 हिस्सा ना जेड को दे दिया है, तो कैसे निकलेगा आपका ये रिमेनिंग शेयर, कैसे निकलेगा बेटा, 1 में से माइनस करेंगे 1/4। और अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हो
ठीक है, तो 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 करके 3/4 आपका रिमेनिंग शेयर बच जाएगा, जो कि एक्स और वाई के लिए बचेगा। अब मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था, अगर आप एलसीएम नहीं भी लेना चाहते हो तो 4 में से 1 को लेस करो तो ये कितना आएगा 3, डिनोमिनेटर में 4 ही रखो तो 3/4। मैंने लास्ट क्लास में भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर मान लो 1/5 होता तो रिमेनिंग शेयर 4/5 आता, 1/7 होता तो रिमेनिंग शेयर 6/7 आता, तो शॉर्ट में भी निकाल सकते हो, ये मैंने आपको टोटका बताया था। ठीक है, चलो आगे चलते। तो रिमेनिंग शेयर पता चल गया कि एक्स और वाई के लिए कितना बचा बिजनेस में 3/4, क्योंकि एक हिस्से में से 1/4 आप जेड को दे रहे हो 1/4, तो एक्स और वाई के लिए कितना बच रहा है 3/4। अब हम निकालेंगे न्यू रेशो किसके बीच में, एक्स वाई एंड जेड के बीच में। तो देखो जेड का तो हमें ऑलरेडी पता है 1/4, है ना, जेड का तो हमें ऑलरेडी पता है कि कितना शेयर है 1/4, पर हमें ना एक्स और वाई का नहीं पता। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपको आगे कुछ नहीं पता, तो एक्स और वाई का भी आपको न्यू रेशो कुछ नहीं पता, बट आपको एक्स और वाई का ना बेटा रिमेनिंग शेयर जरूर पता है कि एक्स और वाई के लिए कितना बच गया 3/4 3/4। तो हमें ये जरूर पता है कि एक्स और वाई के बीच में कितना बटेगा 3/4 3/4 बटेगा। बट दिक्कत यह है कि एक्स और वाई के लिए अगर 3/4 बचा है, तो ये 3/4 एक्स और वाई खाएंगे कैसे। तो एक्स और वाई विल से कि हम इस 3/4 को उसी रेशो में बांट लेंगे जो रेशो हमारा पहले चला करता था। पहले क्या चला चला करता था बेटा एक्स और वाई का रेशो 2:1, यानी 2/3 1/3। तो इस 3/4 हिस्से को जो एक्स और वाई के लिए बच गया, इसे एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशो यानी 2/3 एंड 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और बेटा जब भी हम किसी शेयर का हिस्सा निकालते हैं, किसी भी चीज का कोई हिस्सा निकालते हैं, तो वहां प्लस नहीं होता माइनस नहीं होता, प्लस से चीजें जुड़ जाती हैं, माइनस से चीजें घट जाती हैं, डिवाइड से चीजें बट जाती हैं। बेटा हमें ना बढ़ाना ना घटाना बांटना है, हमें तो हिस्सा निकालना है। तो हम 3/4 का 2/3 निकालेंगे, 3/4 का 1/3 निकालेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12, फिर 3 1 जा 3 4 3 जा 12, यानी y का आएगा 3/12। और z का देखें, सबके नीचे बेटा डिनोमिनेटर 12 है, z के नीचे डिनोमिनेटर है 1/4, 1/4 को 4 को देखो सबके डिनोमिनेटर 12 है, इसी का डिनोमिनेटर 4 है, तो अगर 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करा। तो बेटा मैथ्स में ना एक बैलेंसिंग रूल भी होता है कि अगर आप नीचे फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अब मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ पर मेरे बच्चे एक्स वाई जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग आया वो आया 6/12 3/12 3/12। अब क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यू रेशो एक्स वाई जेड का बन गया 6:3:3। देखो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अभी ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, सेम टेबल से कर सकते हैं, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये आपका रेशो बन गया फाइनली न्यू रेशो 2:1:1। बोलो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि ये केस 1 था, मेथड 1 था न्यू रेशो का। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए रफ में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालू भी, रफ में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो एज पर मेथड 1 ओल्डी रेशो होता है। तो यहाँ पर हमारा ओल्डी रेशो सेक्रीफाइसिंग है, बट फिर भी अगर मैं निकालू तो यहाँ पर बेटा देखो ओल्ड रेशो क्या है मेरा 2:1, ठीक है, और न्यू रेशो हमने निकाला 2:1:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, OR माइनस NR, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और x और y का बेटा हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। तो बताइए x का ओल्ड रेशो क्या था 2/3, y का क्या था 1/3। वहीं x का न्यू रेशो क्या था 2/4 और y का क्या था 1/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे बेटा तो 4 और 3 के टेबल में कॉमन नंबर क्या है 12, दोनों के टेबल में 12 जाते हैं। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स एंड 4 2 जा 8। 4 के टेबल में 12 बेटा 3 टाइम्स 3 2 जा 6। तो 8 - 6 करोगे तो कितना आएगा ये 2/12। और आंसर क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है ना, पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशो को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। वहीं अगर यहाँ एलसीएम ले तो यहाँ पर भी एलसीएम 12 भी आना है। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स 3 1 जा 3, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1/12। वंस अगेन आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इट मीन ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। अब आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो टेम्पररी ओपन हो जाएगा 2:1। अब आप खुद ही देखो ना, जो मेरा ओल्ड रेशो था
वही तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो इसी को तो हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। हाँ, वो बात अलग होती बेटा कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो दे देता, तो तब आप अपना स्मार्ट वर्क नहीं लगा सकते थे, क्योंकि तब आपको भी नहीं पता कि ये न्यू रेशो मैंने कैसे निकाला, मेथड 1 लगाकर, 2 लगाकर, 3 लगाकर। तो कंपलसरी होता है सेक्रीफाइस, तब तो हम प्रॉपर जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, बट मैं यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे न्यू रेशो नहीं दिया गया। मैं सोच रहा था कि अगर मैं न्यू रेशो निकालूं तो कौन से मेथड के अकॉर्डिंग निकालूंगा, मेथड 1, और मेथड 1 में हमने स्मार्ट वर्क ये देखा था कि ओल्डी रेशो सेक्रीफाइस होता है। तो हमें पहले से पता है कि ओल्डी रेशो हमारा सेक्रीफाइस होने वाला है, इसलिए हम प्रॉपर सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकालेंगे। इन्हीं चीजों से आप बेटा ना दूसरे बच्चों से एडवांस हो सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप में से कोई बच्चा अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो प्रॉपर निकालना चाहता है निकालो, बट देखो आंसर वही आ रहा है ओल्ड रेशो के बराबर, तो ये कहाँ की समझदारी हुई, तो स्मार्ट, ठीक है। आपके अगल बगल मोबाइल फोन स्मार्ट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके जितने तमाम है सब स्मार्ट हो चुके हैं, एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, तो कहने का मतलब है सारी चीजें स्मार्ट हो गई, आप भी स्मार्ट हो जाओ, है ना। तो यहाँ स्मार्ट वर्क है, इसलिए हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकालेंगे। ये बस आपको बताने के लिए था, प्रूफ करने के लिए, कि जो बच्चे पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो उनको पता चल जाए कि भाई देखो, हाँ, मेथड 1 के अकॉर्डिंग हमारा ओल्डी रेशो सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जेड अपने साथ कितनी गुडविल ला रहा है बेटा, 15,000, और ये गुडविल हम एक्स और वाई के बीच में बांट देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, ओल्डी रेशो, तो 2/3 एंड 1/3 में मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एक्स और वाई के बीच में। तो बताइए एक्स को कितनी गुडविल मिलेगी 10,000 और वाई को कितनी मिलेगी 5,000। सॉल्व करके बेटा अगर आप करते हो तो एक्स और वाई की गुडविल आएगी 10,000 5,000। देखो अगर ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं होता तो बस इतना ही वर्किंग नोट बनता और फिर आप सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट में जा सकते थे, बट क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से लिया गया है तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है इस पर केस 1, क्योंकि हमारा केस 1 चल रहा है बेटा अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का फॉर्मूला क्या था कि आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल लेनी है और उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर देना, ये फॉर्मूला होता है बेटा। बताइए नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 40,000 और उसका शेयर कितना था 1/4। तो हमने देखो नए पार्टनर की कैपिटल लिखी 40,000, उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर दिया, 1/4 को बना दिया 4/1। जैसे ही हम बेटा उसी की कैपिटल में उसी का शेयर रेसिप्रोकल करेंगे तो हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, नई फर्म की कैपिटल पे। और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर जो स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1, वहां पे बताया भी था कि ऐसे कैसे हो जाता है कि नए पार्टनर की कैपिटल में उसी का शेयर अगर रेसिप्रोकल करें तो नई फर्म की कैपिटल निकल कर आती है। तो मैंने बता दिया था तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ बेटा, बट यस जो नए बच्चे हैं मैं उन्हें बार बार यही कहूंगा, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्रायर वीडियोस जरूर देख कर आओ, आपको बहुत आसान तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नए पार्टनर की कैपिटल ली, उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर दिया, 1/4 को 4/1 बना दिया, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई 40,000 इंटू 4 यानी 1,60,000। फिर इसी नई फर्म की कैपिटल को बेटा हमने नए रेशो में बांटा। अब सोचो क्वेश्चन में नया रेशो नहीं था तो आपने निकाला, और अगर आप नहीं निकालते तो फिर कैसे बांटते, इसलिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में आपको न्यू रेशो चाहिए होता है। दिया है तो अच्छी बात है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो आपको निकालना होता है। 2:1:1 हमारा न्यू रेशो था बेटा, तो हमने 1,60,1,60 एक्स वाई जेड के बीच में बांट दिया 2/4 1/4 एंड 1/4 में, क्योंकि न्यू रेशो हमारा 2:1:1 था। सॉल्व करोगे 4 से बेटा 1,60,000 40,000 टाइम जाएगा, सबका 40,000 ही टाइम जाएगा, है ना, कैंसिल करके। और 40,000 इंटू 2 करोगे तो 80,000, 40,000 इंटू 1 करोगे तो 40,000, 40,000 इंटू 1 करोगे तो 40,000। तो एक्स वाई जेड की नई कैपिटल भी निकल कर आ गई 80 40 40। क्लियर हो गया, द आंसर इज यस। तो अब देखो सारे वर्किंग नोट्स बनकर तैयार हो गए, देखो कितना आसान है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। फिर इसके बाद हम बनाते हैं आराम से बैठ के क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरे बच्चे किस तरीके से बनेगा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे बच्चे देखो सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की होगी 10, 8 की इन्वेस्टमेंट 10 की हुई, 2,000 से आपको फायदा हुआ, आपने रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा, क्योंकि रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड बेटा इनकम की होती है और डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है, क्योंकि इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी होता है। तो जो भी फायदे होंगे क्रेडिट साइड में, जो भी
नुकसान होंगे वो डेबिट साइड में। ये अकाउंट्स का नियम भी होता है बेटा कि सारी इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं और सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ 2000 का, हमने क्रेडिट साइड लिखा। फिर उसके बाद बेटा एक्स टेक कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो तो बेटा खैर कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा, इसका रिवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं। फिर डी पॉइंट में कहा है कि टाइप राइटर आपके डेप्रिशिएट हो गए हैं 20% से, तो 5000 का बेटा 20% अगर आप निकालोगे 5000 का 20%, तो ये आता है 1000 रुपीज से बेटा अगर आपका टाइप राइटर डेप्रिशिएट हो रहा है ना 5000 का 20%, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दोगे, तो 500 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 1000 ही तो आएगा। तो 1000 से आपका टाइप राइटर डेप्रिशिएट हो रहा है बेटा, तो आपको नुकसान होगा, तो ये आपका रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आ गया। फिर आपके पास बेटा फिक्स एसेट भी डेप्रिशिएट हो रहे हैं। फिक्स एसेट कितने के थे, 1,37,000 के। 1,37,000 का अगर आप 10% निकालते हो तो 10% कितना होता है, 13,700, जो कि आपका नुकसान हो रहा है क्योंकि आपके फिक्स एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है। तो डेबिट साइड आ गया 13,700। फिर उसके बाद बेटा आपके पास एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था, जिसे आपने पहले कभी एसेट साइड शो नहीं किया, बट अब आपको पता चल रहा है कि ये भी हमारा एसेट है, तो अब आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो बेटा आपको फायदा हो जाएगा बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितने रुपए से, 1000 रुपीज से। बोलो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद एफ पॉइंट में तो बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए बोला था, तो आगे कोई फिर हमारे पास बेटा ना रिवोल्यूशन की एडजस्टमेंट नहीं है, तो दैट्स इट। मतलब इतनी ही एडजस्टमेंट्स हमारे पास, 4 एडजस्टमेंट ही हमारे पास किसकी थी, रिवोल्यूशन की थी। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सी साइड बड़ी है बेटा, एक्सपेंस साइड बड़ा है डेबिट साइड की, इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड बड़ा है। तो साफ पता चल रहा है बेटा हमारा डेबिट साइड बड़ा है 14,700, तो जो डेबिट का टोटल है क्रेडिट में भी वही टोटल आ जाएगा। पर बेटा हमारा तो फायदा सिर्फ हुआ कितने से है, रिवोल्यूशन में 3000 से। इसका मतलब है क्रेडिट में जो 11,700 का बैलेंस आ रहा है, कैसे निकला, अगर डेबिट का टोटल है 14,700, तो 14,700 में से 3000 लेस कर दो तो कितना बचेगा क्रेडिट साइड में, 11,700। बट ये बैलेंस किसका माना जाएगा, लॉस का, क्योंकि आपका एक्सपेंस साइड ग्रेटर साइड पे और इनकम साइड लोअर साइड पे। अब बताइए 11,700 आपका लॉस आया, और ये लॉस आप बांट दोगे कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि कौन सी बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू कर रहे हो, जो आपके ओल्ड टाइम्स पे था, यानी पुरानी फर्म के आप अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करें तो जो भी फायदा नुकसान होगा वो ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा, यानी 2/3 1/3 में। तो देखो 2/3 1/3 में हमने बांट दिया। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो बेटा आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे 3 से 11,700 को अगर आप काटोगे तो 3 3 जा 9 बचा 2 27 3 9 जा 27, 3900 इंटू 2 करोगे तो ये 7,800 आएगा। फिर ये सेम 3 से कटेगा 3900, 3900 इंटू 1 करोगे 3900 आएगा। इतना आसान है बेटा, मैं इसलिए इतना डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि चीज़ें बहुत ईजी हैं। मुझे तो बस समझाने में टाइम लगता है, बट अगर खुद से क्वेश्चन करने पे आ जाएं आप लोग तो इसे तुरंत कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 10 से लेके 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अच्छा टोटल कितना आ गया बेटा बाहर, 11,700, हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनकर तैयार। फिर हम बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा देखो टोटल मिला के 6 चीजें आती हैं, ठीक है। 5+1 यानी 6 आइटम्स आर देयर। पहला आता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको कहाँ से पता चलेगा, बताइए, बैलेंस शीट से। एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है, 75 और 62। तो आपने बेटा देखो पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब बैलेंस शीट आपको पढ़ा रहा था पुरानी वाली, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स और वाई की कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि एक्स और वाई बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हैं वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही ट्रीट होता है, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, एक नहीं है, वो सेपरेट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसलिए बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और क्योंकि ये पहले से ही लायबिलिटी थी इसलिए हम इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस के नाम से एक्स और वाई में पुट कर देंगे 75,000 62,000, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में जेड नहीं था, जेड था ओनर नहीं था, तो डैश हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आता है बेटा, न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब न्यू पार्टनर जो था वो कितनी कैपिटल ला रहा था बेटा, 40,000। और क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में बेटा कैसेट बैंक है तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक से होंगी जो पैसे लाने या ले जाने की है। तो यहाँ पर पैसा आ रहा है बेटा बिजनेस में, तो बाय बैंक अकाउंट कर कर हमने जेड की कैपिटल बढ़ा दी, यानी जेड कैपिटल ला रहे हैं किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बेटा हमारा कैपिटल अकाउंट में होता है न्यू पार्टनर की गुडविल, जो ओल्ड पार्टनर्स को दी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब आप मुझे बताओ
इसका वर्किंग नोट हमने बना रखा था। नया पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा था बताओ, 15,000। और एक्स और वाई के बीच में हमने सेक्रीफाइसिंग यानी ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में यानी 2:1, 2/3, 1/3 में जब हमने 15,000 की गुडविल को बांटा तो एक्स और वाई को कितना गुडविल मिला बेटा, 10,000, 5,000। तो यहीं पे आपको अकाउंट में भी चढ़ाना है बेटा, तो लिखेंगे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और एक्स और वाई को हम ना यहाँ पर गुडविल दे देंगे इनके अकाउंट में 10,000 और 15,000। बट तुरंत आगे लिखा भी था बेटा कि हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब देखो हमने 10,000, 5,000 तो दे दिया एक्स और वाई को गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में, बट इसका आधा, ठीक है मैं इसको भी शेडेड में कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, इसका आधा, ठीक है आधा गुडविल कौन लेकर जा रहा है, एक्स और वाई घर लेकर जा रहे हैं। और अगर घर लेकर जा रहे हैं तो बिजनेस से पैसे मांग रहे होंगे, तो ट्रांजेक्शन होगी बैंक से बेटा, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस है। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया विड्रॉल ऑफ गुडविल। अब आप बताइए 10,000 का आधा कितना होता है, 5,000, और 5,000 का आधा कितना होता है, 2,500 रुपए। तो ये गुडविल लेकर भी चले गए घर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड ट्रीटमेंट। फोर्थ ट्रीटमेंट हमारा किसका होता है, लुकआउट बैलेंस शीट। अच्छा सॉरी, फोर्थ पॉइंट होता है हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है सॉरी मिस्टेक हो गई। पहला पॉइंट ओपनिंग कैपिटल, सेकंड पॉइंट बेटा नए पार्टनर की कैपिटल, थर्ड पॉइंट होता है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर गुडविल लाता है, फोर्थ पॉइंट होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। तो जो ये लॉस है बेटा, अब आप इसे पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, तो देखो इससे पार्टनर्स की कैपिटल ना बेटा बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो देखो एक्स और वाई की कैपिटल ना हमने बढ़ाई नहीं, कम कर दी। और जब बेटा पार्टनर की कैपिटल कम होती है ना, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी कम होती है। और अकाउंट्स में जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, और जब लायबिलिटी घटती है तो डेबिट होता है। और यहाँ पर अगर बेटा हम पार्टनर को लॉस दे रहे हैं तो लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बेटा डेबिट ही होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब आप बताइए एक्स और वाई को लॉस कितना दे रहे थे बेटा, 7,800 एंड 3,900। किस अकाउंट से लॉस आ रहा है बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट से। जब रिवोल्यूशन अकाउंट से लॉस दिया था तो क्रेडिट साइड, बट जब आप पार्टनर्स को दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनके डेबिट साइड में, ठीक है। देख रहे हो खूबसूरती, देख रहे हो, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ये अकाउंट्स का बेसिक रूल होता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट में बेटा लॉस क्रेडिट साइड पे अपेयर था, तो पार्टनर्स कैपिटल में जब आप लॉस दे रहे हो तो वो डेबिट साइड में अपेयर होगा, क्योंकि उससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, ठीक है। तो ये दे दिया हमने, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट होता है हमारे पास बेटा लुकआउट बैलेंस शीट। जाइए देखिए क्या बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं। तो बेटा हमारे पास ना सिर्फ प्रॉफिट ही था, चार टाइप के कोई लॉसेस तो दिख नहीं रहे थे। लॉसेस बेटा नाम क्या हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रायर क्लासेस में। बेटा चार टाइप के लॉस जो होते हैं वो होता है गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, पीएनएल का डेबिट एक्सपेंस। ये चार टाइप के हमारे लॉस होते हैं बेटा। हमें कोई भी लॉस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, बट यस प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट हम बांटेंगे। तो 18,000 का प्रॉफिट बेटा जब हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो बताइए कितना जनरल रिजर्व था, 18,000। और अगर आप एक्स और वाई के बीच में 2/3 और 1/3 में बांटेंगे तो 3 से 18 कितना टाइम जाएगा, 6,000 टाइम, 6,000 इंटू 2 12,000। सिमिलरली 3 के टेबल से 18 वही 6,000, 6,000 इंटू 1 6,000। देखो कितना आसान है। तो मुझे एक बात बताओ, जनरल रिजर्व अगर एक्स और वाई को देंगे, प्रॉफिट देंगे, तो बताइए एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट घटेगा कि बढ़ेगा, सर बढ़ेगा, क्योंकि हम उन्हें प्रॉफिट दे रहे हैं। तो बाई जनरल रिजर्व और एक्स और वाई का अकाउंट हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि और कोई प्रॉफिट और लॉस हमें दिख नहीं रहा। सिक्स पॉइंट होता है बेटा, बहुत रेयर होता है, बट होता है कि कभी कभी कोई पार्टनर एसेट लेकर जा सकता है। और यस, इस क्वेश्चन में हमारा एक्स क्या लेकर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस क्या करेगी, सिक्स पॉइंट में इन्वेस्टमेंट लिखेंगी, एसेट का नाम, और उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि एक्स लेकर गया था तो एक्स का कैपिटल अकाउंट 10,000 से बेटा हमने रिड्यूस कर दिया। बोलो क्लियर है, दैट्स योर पॉइंट। तो देखो हमारे 6 के 6 पॉइंट हो गए। इसलिए बोलते हैं जब कैपिटल अकाउंट बनाओ तो अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखो बेटा। 6 पॉइंट आते हैं, पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा न्यू पार्टनर कैपिटल, तीसरा प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आता है, फोर्थ रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, फिफ्थ लुकआउट बैलेंस शीट, सिक्स अगर कोई पार्टनर बिजनेस का क्या लेकर जा रहा है, एसेट, तो उसके कैपिटल रिड्यूस कर दो। तो ये सारे 6 के 6 पॉइंट आपको डाई हार्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लियर होने चाहिए। अब बेटा मैं क्या करूंगा, सारी चीजें प्लस करूंगा। देखो क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, तो मोस्टली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ा होता है। तो जितना भी क्रेडिट टोटल है एक्स वाई जेड का टोटल करेंगे, तो बेटा ये आ गया, देखो एक्स का 97, वाई का आ गया 73, जेड का टोटल आ गया 40,000, ठीक है। और जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो डेबिट का टोटल है उनसे इनके डेबिट आइटम्स लेस कर दूंगा।
ठीक है ना। तो अगर करूंगा तो बेटा देखो x का फाइनल बैलेंस कितना बच रहा है 74,200, y का फाइनल बैलेंस कितना बच रहा है बेटा 73,000 में से अगर 3,900 एंड 2,500 लेस कर दें तो फाइनल बैलेंस कितना बच रहा है डेबिट साइड में 66,600। और z का कितना बैलेंस बच रहा है बेटा, यहाँ पे माइनस कराने के लिए कुछ था ही नहीं, तो z का जो डेबिट का बैलेंस है टोटल है वही उसका बैलेंस बन जाएगा 40,000। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। अब ये डेबिट में बच तो रहा है बट ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, क्रेडिट को, याद रखना, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है कैपिटल की और डेबिट साइड लोअर साइड पे है, तो ये क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बैलेंस बचा इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि अब मानी जाएगी एक तरीके से एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब इस कैपिटल में बेटा आपने तमाम चीजें ऐड कर दी हैं और तमाम चीजें लेस कर दी हैं जो कि लॉस नेचर की थी। तो जो प्रॉफिट नेचर की थी वो आपने कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दी, जो लॉस नेचर की थी वो आपने लेस कर दी। अब जो कैपिटल बची वो है एडजस्टेड कैपिटल। हम इस एडजस्टेड कैपिटल को बेटा लेटर ऑन आगे ट्रांसफर करेंगे एज अ ब्रॉड डाउन बैलेंस, क्योंकि हमें यहाँ पर कैपिटल एडजस्ट करनी है। अगर मान लो ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का होता ही नहीं तो जो एडजस्टेड कैपिटल है यही मेरी क्लोजिंग कैपिटल होती है और इसी को मैं बैलेंस शीट में लेकर जाता जब मैं अपनी नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करता। पर क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है बेटा तो ये एडजस्टेड कैपिटल आगे की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट होगी जिसका नाम है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो डेबिट में बैलेंस बचा बट स्टार्ट कहाँ से होगा, आप ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से। कितना आएगा वही 74,600, 66,600 एंड 40,000 कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब आप बताओ हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था एक्चुअली में, ये तो हमारा ओपनिंग बन गया, जो एडजस्टेड था वो ओपनिंग बन गया, बट एक्चुअली में हमने जो क्लोजिंग कैपिटल निकाली है, नई कैपिटल जो निकाली है एक्स वाई जेड के बीच में, वो कितनी निकाली बेटा 80,000, 40,000, 40,000। याद है ना मेरे पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आई थी 1,60,000, उसको मैंने नए रेशो में बांटा तो नई कैपिटल निकल कर आई 80, 40, 40। तो बेटा मैं इसको यहाँ क्लोजिंग कैपिटल लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन एज अ न्यू कैपिटल 80,000, 40,000, 40,000। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताइए कि ये हमारा एक्स का कॉलम है, ठीक है, ठीक है ना। तो एक्स का एडजस्टेड कैपिटल बढ़ा है कि न्यू कैपिटल बढ़ा है, सर न्यू कैपिटल तो दोनों तरफ 80 आ गया। वाई का बताइए जरा, वाई में एडजस्टेड कैपिटल बढ़ा है कि न्यू कैपिटल बढ़ा है, सर एडजस्टेड कैपिटल बढ़ा है, तो दोनों तरफ मैंने 66,600 लिख दिया टोटल में। बताइए सी जेड की कौन सी कैपिटल बढ़ी है, सर एडजस्टेड की न्यू, सर इसके तो दोनों तरफ ही सेम है, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट ही नहीं होगी, वो तो अभी अभी आया है, उसकी कैपिटल क्या एडजस्ट करोगे, तो हम ओल्ड पार्टनर की ही कैपिटल एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसकी दोनों तरफ कैपिटल सेम। अब आप मुझे बताओ एक्स की कैपिटल पहले कितनी थी 74,200, बट अब उसे न्यू कैपिटल कितनी करनी है 80,000। तो बताइए एक्स की कैपिटल बिजनेस में सरप्लस में है कि डेफिशिएंसी में, द आंसर इज डेफिशिएंसी में, उसकी कैपिटल कम है, उसको कैपिटल कितनी करनी है 80,000। तो वो घर से कितने रुपए लेकर आएगा बेटा, 80 में से माइनस कर दो 74,200, तो बैलेंस आता है 5,800, यानी ये घर से और पैसा लेकर आएगा किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। तो बाय बैंक अकाउंट करके एडिशनल कैपिटल करके हमने यहाँ पर लिख दिया और ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर, ये आपने निकाला। ओके, ये आपने निकाला, ये बैलेंसिंग फिगर। वहीं अगर y की बात करें तो बेटा y की कैपिटल पहले कितनी थी 66,600, बट अब उसे कैपिटल कितनी करनी है नहीं 40,000। तो इसका मतलब है उसके कैपिटल बिजनेस में ना कुछ ज्यादा ही लगी हुई थी, सरप्लस में थी, तो वो ना बेटा कुछ कैपिटल घर से लेकर चला जाएगा। 66,600 में से 40,000 लेस करेंगे तो वो घर कितनी कैपिटल लेकर चला जाएगा बेटा 26,600 टू बैंक अकाउंट कर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपने निकाला। बोलो क्लियर है? तो ये सारा का सारा पॉइंट कि एक्स घर से कितनी कैपिटल लेकर आया 5,800, वाई कितनी लेकर जा रहा है 26,600, इसी को तो बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेटा देखो कैपिटल अकाउंट भी फिनिश हो गया और अब हम चलते हैं अपने बैंक अकाउंट की तरफ। अब बताइए आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में बैंक दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, जो कि है 5,000 रुपीज का। तो हमने लिखा देखो बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है एसेट, और ऑल एसेट्स आर बेटा डेबिटेड, तो हमने डेबिट से स्टार्ट किया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपके पास बैंक बैलेंस है तो वो एक पॉजिटिव बैलेंस है, तो डेबिट से स्टार्ट होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ठीक है,
और अब आपको बस ये देखना है पैसा कहाँ आया, पैसा कहाँ गया। तो देखो पहला तो पैसा कहाँ से आ रहा है, जेड की कैपिटल से, अब प्रीमियम फॉर गुडविल से, है ना, याद है ना। जेड कैपिटल कितनी ला रहा था, 40,000, अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा था, 15,000। तो इससे ना हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। टू जेड्स कैपिटल 40,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। तो बताइए बैंक बैलेंस बढ़ा, बिजनेस का एसेट बढ़ा, तो डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, इट इज द रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो 40,000 और 15,000 रुपए हमने डेबिट साइड में बढ़ा दिया। फिर देखो और कहाँ से पैसा आया गया, तो देखो फिर उसके बाद ना हमारे पास पैसा बेटा गया है ना, गया है ना पैसा, क्योंकि एक्स और वाई अपनी गुडविल का आधा आधा हिस्सा लेकर भी चले गए। तो एक्स लेकर गया 5,000, वाई लेकर गया बेटा 2,500 रुपए। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि यह है विड्रॉल ऑफ गुडविल। तो बेटा 5,000 और 2,500 रुपए लेकर भी चले गए। बोलो बात समझ में है। इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं, घटेगा, यानी हमारा एसेट इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, तो हमने क्रेडिट साइड में कर दी। बोलो क्लियर है, ये भी समझ में आ गया। और बताइए कहाँ से पैसा आ रहा है सर, और ना हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था सेकंड फेज में, है ना, ये हमारा सेकंड ही तो फेज हुआ जहां पर हमने कैपिटल एडजस्ट किया था, है ना। तो ये सेकंड फेज में सर एक्स कितना पैसा लेकर आ रहा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दौरान, 5,800। तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो डेबिट हो जाएगा टू एक्स कैपिटल 5,800। और सर वाई कितना पैसा लेकर चला गया था कैपिटल का, 26,600। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस वाई की वजह से कम हो जाएगा बाय वाइज कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल 26,600। बोलो क्लियर हो गया। और कोई बच्चा यहाँ समझ नहीं पा रहा है, कोई बोलते हैं ना कि होते हैं ना रट्टू तोता, तो याद रखना जो बैंक डेबिट में जो बैंक यहाँ क्रेडिट में है पार्टनर्स कैपिटल में, वो डेबिट में आएंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल में बैंक डेबिट में है वो क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इतना तो आपको आइडिया लगाना होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैश बैंक के थ्रू ही आ रहा था, तो इससे भी बैंक आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी आइडिया लगा सकते हो कि जो बैंक क्रेडिट में है वो डेबिट में आएंगे, जो बैंक आपके पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि अपोजिट होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट। तो जो रट्टू तोता बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, बट मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा रट्टा मारें, आप चीजों को समझें बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो मैंने डाल दी, जो जो पैसा आया लिख दिया, जो जो पैसा गया वो दे दिया। अब बेटा देखो डेबिट साइड का टोटल करेंगे बैंक का, और क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। तो जो बैलेंस हमारे पास बचा बेटा बैंक का, वो क्रेडिट साइड में बचा, क्योंकि बैंक ना बेटा एसेट है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो जनरली बैंक की डेबिट साइड बड़ी होती है। तो ये हो गया बेटा 65,800 डेबिट का टोटल। तो क्रेडिट का भी वही हो गया 65,800, बट क्रेडिट का टोटल तो कहीं से भी 65,800 नहीं आ रहा। तो 65,800 का जो क्रेडिट का टोटल है, उसमें से 5,000 लेस करेंगे, 2,500 लेस करेंगे, 26,600 लेस करेंगे, तो जो बैलेंस बचेगा हमारे बेटा क्रेडिट साइड में वो बचेगा 31,700। इसका मतलब ये है बेटा कि मेरा जो बैंक बैलेंस है क्लोजिंग में वो कितना बच गया, 31,700। ओपनिंग में कितना था, 5,000 जब स्टार्ट किया था, बट क्लोजिंग में कितना बच गया, 31,700, ठीक है। और अकाउंट का तो ये नेचर ही है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट से स्टार्ट होगा तो क्रेडिट पे खत्म होगा। पार्टनर्स कैपिटल को देखो, क्रेडिट से स्टार्ट हुआ डेबिट पे खत्म, क्रेडिट से स्टार्ट हुआ डेबिट पे खत्म, तो ये तो रूल होता ही होता है बेटा अकाउंट्स का, ठीक है। क्लियर हो गई बात, दैट्स योर पॉइंट। फिर हमने बैलेंस शीट बनाई बेटा, बैलेंस शीट में बेटा हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया सबसे पहले लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में बेटा हमने एक्स वाई जेड की कैपिटल लिखी, कौन सी, एडजस्टेड की न्यू, बेटा न्यू जो हमने नई निकाली। अगर तुम्हें लिखनी एडजस्टेड ही थी तो तुमने फिर ये कैपिटल एडजस्टमेंट किया क्यों, क्योंकि तुम्हें एडजस्टेड कैपिटल से कहाँ पहुंचना था, न्यू कैपिटल पे। तो जो तुम्हारी न्यू कैपिटल है वही तुम्हारी बैलेंस शीट में शो होगी। 80 40 40 टोटल करोगे तो बाहर कितना आएगा, 1,60,000। फिर पुरानी बैलेंस शीट देखो, पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है, इनमें कोई चेंजेस हुए ही नहीं बेटा, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही, एक जनरल रिजर्व था बेटा, बट वो हमने पार्टनर्स के बीच में बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो जर्नलिज्म यहाँ शो नहीं होगा। एसेट साइड में जाएंगे बेटा, तो हम पहले फिक्स एसेट लिखते हैं फिर करंट एसेट लिखते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हम फिक्स एसेट लिखें बेटा। फिक्स एसेट हमारे पास है 1,37,000 के, बट मैं इन्हें आउटर नहीं इनर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि मुझे अपने फिक्स एसेट डेप्रिशिएट भी करने हैं। याद है ना क्वेश्चन में लिखा था कि मुझे अपने फिक्स एसेट डेप्रिशिएट करने हैं 10% से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में बेटा हमने 13,700 से नुकसान भी दिखाया। नाउ अब नई बैलेंस शीट में बेटा मुझे अपने फिक्स एसेट रिड्यूस भी करने पड़ेंगे, तो मेरे नेट एसेट अब कितने आएंगे बेटा, 1,37,000 से 1,23,300
300 हो जाएंगे। फिर मेरा टाइपराइटर बेटा मेरे पास था 5000 रुपीज़ का, तो हमने लिखा टाइपराइटर 5000, बट वो आउटर ने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि हमारे टाइपराइटर भी डैपशेट हो रहे हैं 20% से, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने इसे नुकसान भी दिखाया था बेटा, और यहाँ पे हम अपना टाइपराइटर 1000 रुपीज से लेस भी कर देंगे क्योंकि 5000 का 20% 1000 होता है। तो नेट टाइपराइटर हमारा जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 4000। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 8000 का, पर 8000 का इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 10,000। तो हमने 8000 के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया रिवोल्यूशन अकाउंट की मदद से 2000 रुपये से, हमारे इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 का। पर उसी इन्वेस्टमेंट को कौन लेकर चला गया बेटा, एक्स। तो एक्स लेकर चला गया, तो हमने इसका ट्रीटमेंट एक्स कैपिटल में किया था, तो माइनस करा एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स इस इन्वेस्टमेंट को 10,000 लेकर चला गया। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट क्या दिखाई दिया हमें बेटा, बैलेंस शीट में नील। इसके बाद बेटा हमें दिखाई दे रहा है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास कितना है बेटा, 10,000 का, पर स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए तो हमने सीधा सीधा स्टॉक लिख दिया। सन्ड्री डेटर हमारे पास कितने के बेटा, 15,000 के, बट देयर इज नो चेंज इन सन्ड्री डेटर, तो हमने 15,000 लिख दिया सीधा, सन्ड्री डेटर 15,000। बैंक अकाउंट हमें दिख रहा है बेटा, पर बैंक अकाउंट का बैलेंस चेंज हुआ है क्योंकि हमारे पास काफी जगह से पैसा आया है और गया भी है। तो अल्टीमेटली जो हमारा बैंक बैलेंस था बेटा वो कितना बच गया था, क्लोजिंग 31,700। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और अपनी बैलेंस शीट में बेटा हम बैंक बैलेंस को 31,700 लिख देंगे। क्लियर है, द आंसर इज यस। देखो पुरानी बैलेंस शीट के और लाइबिलिटीज के एसेट के सारे ट्रीटमेंट सारे आइटम्स मैंने लिख दिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, तो मैं टोटल करने जाऊंगा, बट सर आपने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं लिखा था। देखो बेटा अभी के लिए मैं इसे छुपा रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं इसे छुपा रहा हूँ क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं था। तो आपने ना ऐसा मानो कि फ्लो में ओल्ड बैलेंस शीट के सारे एसेट्स तो लिख दिए होंगे बट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नहीं लिखा होगा। तो अब क्या होगा कि जब आप टोटल करोगे ना, तो बेटा टोटल करने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई करना है। हर क्वेश्चन में बोलता हूँ बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है आपने कितनी एडजस्टमेंट करी थी, तो बेटा टोटल हमने कितनी एडजस्टमेंट करी थी, 4। और ये जो लॉस आया था ये तो बैलेंस था, ये तो खुद ही निकाला आपने, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 4 आपके पास एडजस्टमेंट है, तो सेम एडजस्टमेंट ये बैलेंस शीट में भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट फिक्स एसेट में हुई, दूसरी टाइपराइटर में हुई, तीसरी इन्वेस्टमेंट में कर दी। पर आपके तो वहां पर 4 एडजस्टमेंट हो रही है, मुझे तो यहाँ पे 3 ही दिख रही हैं, तो चौथी कहाँ हुई फिर। तो मैं देख रहा हूँ कि फिक्स एसेट में कर दिया, टाइपराइटर में कर दिया, इन्वेस्टमेंट में कर दिया। मैं रिवोल्यूशन में गया, मैंने देखा यार मैंने फिक्स एसेट में कर दिया एडजस्टमेंट, टाइपराइटर में भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट में भी कर दिया, अरे क्या छूट गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो ये पता चल जाता है, और ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्रेडिट साइड में है, तो ये इनकम साइड में था क्योंकि आपको एक एसेट पता चल रहा था जिसको आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था। और अगर अब आप इसे रिकॉर्ड करोगे बेटा तो ये आपका एसेट माना जाएगा और एसेट साइड आप इसको शो कर दोगे। और अब आप चारों के चारों एडजस्टमेंट कर चुके हो, फिक्स एसेट का, टाइपराइटर का, इन्वेस्टमेंट का और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का। अब आप कह सकते हो कि यस मैं सारी चीजें रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं कुछ भी भूला नहीं हूं। अब आप टोटल करोगे बेटा, देखना दोनों साइड आपका टोटल बराबर ही आएगा, 1,85,000 एंड 1,85,000। बोलो क्लियर हो गया, द आंसर इज यस। अब देखो इस क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्री है बेटा, वो जर्नल एंट्री आपको करके लेकर आनी है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। बट इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शो कर दूंगा, ठीक है। सर एक बार बताओ, जो बाकी सब तो एंट्री हम कर भी देंगे, पर जो ये एक्स कैपिटल ला रहा है, वाई कैपिटल लेकर जा रहा है, इसकी क्या एंट्री करेंगे। बेटा देखो अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है और, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का बैंक बढ़ रहा था ना, और एक्स की कैपिटल बढ़ेगी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और वहीं अगर वाई लेकर जा रहा है तो इसकी एंट्री होगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल का पैसा लेकर जा रहा है वाई, तो वाई की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे, एंड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस अपने बैंक से उनको पेमेंट कर देगी, तो ये एंट्री होगी। तो बस लाने की ले जाने की ये एंट्री है, तो ये एंट्री आपको कर देनी है। बाकी सारी एंट्रीज आपको आती हैं, ठीक है, कैसे रिवोल्यूशन करते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट की एंट्री, पार्टनर्स को जो चीजें दी जाती हैं उनकी एंट्री सारी मैंने सिखा रखी है। तो टेंशन मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको अकेले, ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसका होगा, लेक्चर नंबर 36, तो वहां पर मैं स्टार्टिंग में ही आपको जनरल एंट्री दिखा दूंगा, तो आप उसको एक बार कोरिलेट कर लेना, चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अगर कोई गलती निकलेगी तो उसे ठीक कर लेना, ठीक है। बोलो बात समझ में आई।
तो आज के लिए बेटा हम अपना आंसर कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे बेटा समाप्त होती है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा वंस अगेन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए बेटा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।